हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं जय यशपाल। वेलकम टू कोटा क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे पी ब्लॉक कंपाउंड्स। तो पी ब्लॉक जो 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड्स में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कहना पड़ता है चलो जी, अब मेरे पास में क्या आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 12th क्लास का टॉपिक था हम लोग शुरू करेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने पिछली क्लासेस में देखा है हम उन सब कॉन्सेप्ट्स को इस समय अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो 12th क्लास में पूरा पी ब्लॉक नहीं है, कुछ पार्ट 11th का था, कुछ पार्ट 12th का था। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी के सभी ग्रुप्स इसके अंदर हम इसमें काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में आ गया ग्रुप 13। तो पहले ग्रुप 13 देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट होता है। 13 बोले तो 13 बोले तो बोरोन। याद है पिछली क्लास में बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखा था, है ना। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। मेरे पास में है 14 और वो कौन कौन है बेटे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मेरे पास में अगला कौन है भैया 15 और वो कौन कौन है भैया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये एलिमेंट आपको बहुत बहुत अच्छे तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। किसको, एंटीमनी, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगला आ गया मेरे पास में ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम। 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। मेरे पास में आ गया 18 में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये आ गया। मैं पहले वो एलिमेंट हटा देता हूं जो हम 11th क्लास में ऑफिशियली पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हम अपना काम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोरोन फैमिली हम लोगों ने क्या कर दिया, 11th क्लास में पढ़ लिया। इन सबको मैं हटा देता हूं, इनको नहीं बात करेंगे। हम कार्बन फैमिली को पढ़ चुके। इनफैक्ट नाइट्रोजन को भी हम लोगों ने 11th क्लास में ही वाइंड अप कर दिया था, हमें इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अपना काम करेंगे हम लोग, इन बाकी के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं ये, हमने इन एलिमेंट्स को पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा इसमें, एंड दैट वन विल बी ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। इसका नाम क्या होता है बेटे, हमारे पास में जो नाइट्रोजन फैमिली है इसका नाम होगा नाइकोजेंस। ग्रुप 15 को बोलते हैं नाइकोजेंस या फिर पनाइकोजेंस। पी साइलेंट है। दूसरा, पनाइको का मतलब क्या होता है बेटे, सफोकेशन। नाइको का मतलब क्या हो गया, सफोकेशन। सफोकेशन। और ये जेन बोले तो जनरेटर, जनरेटिंग यानी कि कॉजिंग, सफोकेशन कॉजिंग। तो ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, ये सफोकेशन जनरेट करेगा। दिस नेम इज ओनली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन। दिस नेम इज बीन गिवन on the basis of नाइट्रोजन ओनली। नाइट्रोजन के बेस पे। जरा मैं बाकियों के भी नाम बता दूं, फिर इसके बाद में और डिटेल करेंगे। हाँ जी, मेरे पास में आ गया ग्रुप 16। हाँ जी, ग्रुप 16 में कौन कौन है, ग्रुप 16 को क्या कहते हैं, ये जो ग्रुप 16 है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, चौक जनरेटर। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, चौक जन यानी चौकोजन। अब ये जो चौक लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय चौक, चौक क्या होता है। चौक वही जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, वही जैसे ही टीचर जाता है उसको तोड़ तोड़ के हम एक दूसरे को मारते हैं, निशाना लगाया, उसकी आंख फोड़ी, उसका सिर फोड़ा, है ना। तो और हाँ, और कभी कभार कोई देख नहीं रहा तो थोड़ा सा पीस लिया और चुपका से खा लिया, टेस्टी लगता है ना काफ़ी काफ़ी। तो
लेकिन चौक जो होता है वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। चौक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। सिर्फ वाइट चौक नहीं होता, लाल, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, सारे रंग के चौक होते हैं। तो चौक बोले तो जो कुदरत में हम इसको बोलते हैं दैट इज ओर फॉर्मिंग। चौक बोले तो ओर, जन का मतलब फॉर्म करने वाला, जनरेटर हो गया, तो यानी कि ओर फॉर्मिंग। यानी कि पहली बात तो ये समझो कि 99% कंटेंट या मेजॉरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट जो हमारे पास में अवेलेबल है वो यूजलेस है। यूज तो हम कर ही लेते हैं लेकिन उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं निकाल सकते। ये दीवार है, इसमें से सिलिकॉन निकाला जा सकता है, एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। अब मुझे घर पे बर्तन चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, तो मैं दीवार खोद के, जमीन खोद के उसमें से एल्यूमिनियम थोड़े ना निकालने बैठूंगा। तो हम लोग वो काम नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दीज आर एल्यूमिनेट्स, सिलिकेट्स, तो इसमें से हमारे पास मटेरियल नहीं निकल पाता। तो दीज आर मिनरल्स बट दीज आर नॉट ओर। ओर और मिनरल में फर्क होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। ओर में सस्ते में काम निकल जाएगा और मिनरल में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मेहनत हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? एनी क्वेरी? चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये और क्या होते हैं? जिनसे आप प्रॉफिटेबली, सस्ते में कोई एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उसको लोग बोलते हैं ओर। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि पायराइट। पायराइट में से हम लोग जिंक निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, राइट। जैसे बॉक्साइट में से हम क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम निकालते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो वही सारी बातें हो गई। तो चौक जनरेटर, तो और इनमें से भी कौन होते हैं मोस्टली जो चौक जनरेटर होते हैं? एंड दैट वन इज, अगर मैं इसी में लिस्ट बनाऊं तो ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर। सेलेनियम और टेलुरियम हमारे पास में और का काम नहीं कर पाते। रीजन बीइंग, ये दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। इनकी परसेंटेज इस पूरी धरती पे बहुत ही कम अवेलेबल है। तो इसीलिए सेलेनियम जो होता है क्या हो गया? एक रेयर टाइप का एलिमेंट हो गया। ये कैसा एलिमेंट हो गया? रेयर टाइप का एलिमेंट हो गया। रेयर का मतलब क्या हो गया? किसी भी प्राणी को सेलेनियम को झेलने की आदत नहीं है। और सेलेनियम सल्फर जैसा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए क्या हो गया? जो सेलेनियम की रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है। सेलेनियम कैसा काम करता है? इंटेंस रिएक्शन दिखाएगा। तो इसी वजह से हम लोग कई सारे एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स में सेलेनियम के कंपाउंड यूज करते हैं। बचपन में तुम्हारे सिरों में जुएं होती थी, अभी भी होती होंगी, तुम्हारे भी है? नहीं है? हाँ भी जुएं हैं, बाल ही नहीं है उतने की जुएं आएंगी, लेकिन छोटे बालों में भी आ जाती है ना? आती है ना छोटे छोटे बालों में? नहीं याद है इसको, है? तो जुएं निकालने के लिए एक शैम्पू आता है मेडिकेयर, है ना? दूसरा तुम लोगों ने देखा होगा हेड एंड शोल्डर, राइट। तो जो हेड एंड शोल्डर है, इनमें कौन सा केमिकल बनाया होता है? कौन से एलिमेंट के केमिकल यूज किए जाते हैं? सेलेनियम। सेलेनियम के कंपाउंड होते हैं वो। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को सेलेनियम के कंपाउंड की आदत नहीं है। इसकी केमिकल रिएक्शन सल्फर जैसी होती है, तो केमिकल रिएक्शन में सल्फर और सेलेनियम आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और ये बायो सिस्टम में आकर उसे इक्विलिब्रियम को बर्बाद कर देता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो बैक्टीरिया बड़े आराम से मारा जा सकता है, किससे? सेलेनियम से। इसलिए सेलेनियम के कंपाउंड को यूज करते हैं किसमें? एंटीबैक्टीरियल, एंटी डैंड्रफ, ऐसी तरह के यूज के लिए। क्या इतनी बात समझ आ गई? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन ये इसके ऊपर एग्जाम में आ चुका है। क्या इतनी बात समझ आ गई? आगे बात करते हैं। फिर मेरे पास में अगला आ जाएगा हमारे पास में कौन सा? ग्रुप 17। 17 बोले तो खतरा। ये कौन है? हेलोजन। हेलो हेलो बोलकर कौन आ गए? हेलोजन्स। ये हेलो कौन होते हैं? ये हेल कौन होते हैं? हेल बोले तो हॉल, हॉल बोले तो सॉल्ट, हॉल बोले तो सॉल्ट, मीन्स हम इसे हेलो बोल देते हैं। देखो ओ तो सब में लगा हुआ है, नाइको, ये ओ ऐसी जबरदस्ती बीच में डाल दिया, सेंटेंस कनेक्टर की तरह। यहाँ पे चाको, चौक होता था, ओ डाल दिया, वैसे इन्होंने हेलो में ओ डाल दिया। मेन चीज क्या है? हाल। हम इसे हेलो नहीं बोलेंगे, हाल। ये हाल बोले तो सॉल्ट, हाल बोले तो सॉल्ट। तो ये बोले तो सॉल्ट फॉर्मिंग। तो क्या हो गया बेटे? सॉल्ट फॉर्मिंग। जो सॉल्ट बनाए उनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। एग्जाम्पल NaCl। कभी सुना है NaCl के बारे में?
KCl क्या है? ये KCl क्या है? सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। KCl क्या है बेटे? सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। आपने सुना होगा टाटा नमक, देश का नमक जिसका दाना दाना एक समान, सुना है कि नहीं सुना? टीवी में ऐड देखे कभी, है ना? तो अब क्या होता है, वैसे ही मेरे पास में एक और कंपनी आती है, एक और ब्रांड आता है, टाटा सॉल्ट लाइट। आई एम नॉट हेयर टू एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं प्लीज लेकिन टाटा नमक के बारे में अगर बात करें तो टाटा में एक और नमक आता है, टाटा सॉल्ट लाइट। वो किसके लिए उसमें ऐड क्या डाली होती है? हार्ट बनाया होगा और उसके ऊपर क्या बनाया होगा? दिल की धड़कन का थोड़ा सा वो कट पीस करके लगा देते हैं, है ना? तो क्या किया उन्होंने? दिल बनाए हुए थे और यहां पर उन्होंने क्या कर दिया? एक छोटी सी लाइन दिखा दी, हार्ट बीट का एक लाइन दिखा दिया कि हार्ट धड़क रहा भैया, राइट? तो होता क्या है, इसमें उन्होंने तकरीबन 10%, 5%, किसी किसी में 25% भी कर देते हैं, लेकिन कुछ मेन तो NaCl होता है, राइट? लेकिन क्या होता है कि NaCl के साथ में कुछ अमाउंट KCl का डाल देते हैं, तकरीबन 10 से लेकर 25% तक। तो ऐसा करने से क्या हो गया? खारापन कम हो गया। खारापन तो कम हो गया लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, हल्का होता है। लेकिन क्या चीज हो गई? ये KCl जो डाला, दिस KCl में जो K लगा है विल सब्स्टिट्यूट Na। अब 100% NaCl तो नहीं खा रहा कोई। मान लो कोई आदमी है पूरे दिन में 1 ग्राम नमक खा लेता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो अब वो 75% NaCl और 25% पोटेशियम खा रहा है। तो हार्ट पेशेंट के लिए, जिन लोगों को दिल की बीमारी है, देखो दिल की बीमारी आपकी जवानी की उम्र में भी होती है और एक बुढ़ापे की उम्र की भी होती है। मैं वो कार्डियोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं इमोशनल दिल की बीमारियों की बातें नहीं कर रहा हूं, राइट? तो मैं कार्डियो वालों की बातें कर रहा हूं, जिनको आगे बात समझ आ गई ना? तो उनके लिए ये जो पोटेशियम है दैट इज फेवरेबल। तो इसीलिए इस KCl का नाम क्या है? सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। क्या नाम है? सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें कई सारे कंपाउंड लिखे थे, फिर उनके कॉमन नाम लिखे थे, साथ में लिखे थे सरकारी नाम, राइट? तो सरकारी नाम में क्या लिखा हुआ था? सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। तो KCl इज दैट वन। इसके अलावा हमारे पास में और कौन से कंपाउंड होते हैं? जैसे कि NaBr, जैसे कि Ki। कौन आई? Ki। क्लियर आई? क्लियर हो गया? चलो जी, तो Ki हो गया, तो एंड सोन ये सारे चीजें आ गई। और ये तो हम लोग इन सबको तो हम सभी जानते हैं, इनका तो नो फॉर्मल इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। नोबल गैसेस मेरी तरह शरीफ है, ज्यादा किसी से परेशान नहीं होती ना ही करती हैं। क्लियर हो गया? पक्का? चलेंगे आगे। तो अगली पेज पे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे ग्रुप 15 से, उनके बारे में जरा डिटोल करते हैं चीजों को। तो अब मेरे पास में क्या आ गया? ग्रुप 15। 15 में कौन कौन से एलिमेंट है जरा बताना। इनका नाम क्या है? नाइट्रोजन। क्या इतनी बात समझ आ गई? इसमें पहला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। अगला कौन है? फास्फोरस, सल्फर, ऑर्सेनिक। ये भूल जा, मैं वो ग्रुप जंप हो जाते हैं मुझसे कभी कभार बात करते करते। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उम्र भी हो गई है ना मेरी, अब भूल जाता हूं बात करते करते क्या बात कर रहा था नहीं कर रहा था। चलो भाई अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, जरा मुझे बताएं, तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? लक्ष्य। अच्छा नाम है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी, तुम्हें परफ्यूम स्मेल करने का शौक है? तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? अरे मैंने लक्ष्य से पूछा, तुमको कैसे पता है? जासूसी कर रहे हैं लोग तेरे बारे में, हैं? चलो खैर, ये लड़कियां बड़ी तेज हैं, बच के रहना इन लोगों से। हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। चलो तो बोल दिया जो बोलना था। हाँ जी बच्चे फटाफट से। लक्ष्य भैया, तुमने परफ्यूम तो स्मेल किए, गुलाब का फूल भी स्मेल किया होगा, किसी को दिया भी होगा, बदले में कुछ मिला था? जूते, चप्पल, चलो कुछ भी मिला होगा, फाइन। कभी जूते स्मेल किए? सॉक्स बताता होगा, कोई बात नहीं। कभी गैस स्मेल की है? कोई गटर के पास से गुजरे हो? हाँ, बड़ी देर से बोल रहे थे कि तुमसे नहीं पूछता, गटर के पास से निकले हो कभी? नहीं।
क्यों? गटर दिखा, हाँ मम्मी गटर दूर हो जाओ ऐसे तो ना निकलते होंगे, तो स्मेल तो आ जाती है। तो अब क्या चीज आ गई, तो क्या तुम लोगों ने कभी गटर में से निकलने वाली H2S स्मेल करी है? आई जाती है, हम तो ना कर रहे होते हैं, वो तो अपने आप ही आ जाती है, जो आ रहा है, राइट। अच्छा, अब मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लक्ष्य से पूछा मैंने, एनीबडी एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट और आना बीच में, बात कर लूं मैं लक्ष्य से? देखो लड़के लड़के की बात हो रही है, बीच में नहीं आओगे। ओ बेटे चलो पढ़ाई करते हैं बेटे, पढ़ाई करते हैं ना। लक्ष्य भैया मुझे एक बात बताओ, कभी जिंदगी में तुमने नाइट्रोजन को स्मेल किया है? क्या स्मेल होती है उसकी? हाँ जी, तुम बताओ जी, नाइट्रोजन की स्मेल, फ्रेग्रेंस कैसी होती है? हाँ जी, स्मेल नहीं करी कभी? नाइट्रोजन स्मेल नहीं करी? पक्का? ठंडी होती है, खुशबूदार होती है, बदबूदार होती है, तीखी होती है, कैसी होती है? नॉर्मल। तो नाइट्रोजन जो होता है हम जानते हैं कि वो तो N2 होता है, राइट। जो मॉर्निंग वाली क्लास थी उसमें बच्चे परेशान हो गए, N2 की स्मेल कैसी होती है, 15 मिनट इस बात पे मेरे से लड़ाई करते रहे सुबह, बताओ मैं क्या समझाऊं उनको। तो N2 की कोई स्मेल नहीं होती, N2 की कोई स्मेल नहीं होती, N2 इज ओडोरलेस, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। हमें कैसे पता भाई? 80% एनवायरमेंट है हमारा नाइट्रोजन, दिन रात तो हम इसी को स्मेल करते फिरते हैं, तो मैं क्या पता। हाँ, तो अब यहां पे क्या बात आ गई, नाइट्रोजन सफोकेटिंग नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज सफोकेटिंग। जब किसी को प्योर नाइट्रोजन में रख दोगे तो क्या ऑक्सीजन आएगी? प्योर नाइट्रोजन का मतलब ही ऑक्सीजन नहीं, कोई और नहीं है। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाएगा? घुटन हो जाएगी, इट विल बी सफोकेटिंग। कहती बात समझ आ गई? तो नाइट्रोजन क्या है तो ओडोरलेस, नॉन पॉइजनस, इट इज नॉन पॉइजनस, ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। अगर होती तो कोई बंदा जिंदा ही नहीं रहता, राइट। ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा तो हम नाइट्रोजन इनहेल करते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में मैंने बताया था, समझाया था, राइट। तो अब क्या हो गया, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2 कॉजेस सफोकेशन। लेकिन पुराने टाइम पे जब केमिस्ट्री नई नई डेवलप हुई थी, छोटी छोटी बच्ची सी थी, नए नए जब लोग इसमें आए थे, तो वो लोग बड़े ही फिलॉसफी टाइप के थे, ज्ञानी पुरुष टाइप की, कुछ भी ज्ञान मार रहा है। तो उन्होंने इस नाइट्रोजन को क्या कहा? सफोकेटिंग। उन्होंने इस नाइट्रोजन को क्या कहा? सफोकेटिंग। लेवोसिर या बाकी के लोगों ने बोला। कहती बात समझ आ गई? तो ऐसा कोई प्रॉपर कोई बात नहीं है कि इसकी वजह से यही रीजन हो गया। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा टेक्निकल बातें करना शुरू करते हैं। तो जरा हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाँ जी, यहां पे मैंने लिखे एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अच्छा भाई, अब जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जरा मुझे बता दो। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आएगी बेटे? ये आएगा 2s2 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन s को तो हमेशा गिनना होता है, s के इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टू बी काउंटेड। तो s भी आएगा और p भी आएगा। तो यहां पे क्या आ गया? 2 + 3 = 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहे हो? एक बार फिर से बोलो बेटे। E के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटे से में लिख दिया, E कॉन्फ। ओके, एक्चुअली में क्या है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आई जस्ट वांट टू प्रिजर्व इट, नजर ना लग जाए तो मैं इसलिए ऐसा लिखता हूं। हाँ फिर से बोलो। नजर लग जाती है यहाँ पे देखो तुम लोग तो फिर शरीफ से बच्चे हो, ये लड़के हैं, ये जल जाएंगे मुझसे इनके साथ में दिक्कत है मुझको। हाँ जब ये चले जाएंगे तो दिखाऊंगा। 3s2 3p3 ऑर्सेनिक। चलो चलो बेटे पढ़ाई करेंगे। ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक क्या आएगा बेटे? 3d10। ऑर्सेनिक आएगा 3d10। 4s2
4p3। हाँ जी, यहां पे क्या आएगा बेटे 4d10 5s2 5p3। और बिस्मथ क्या आएगा, बिस्मथ फिर से बोलो, मतलब वो वैसे ही लिखे जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देख अभी देख लो चमत्कार, 4f14 5d10 6s2 6p2। तभी तो एक खाली जगह छोड़ी थी इतनी सारी, क्योंकि मुझे ये भी फिल करना था। आया नाउ, अब क्या चीज आ गई, नाउ जस्ट हैव ए लुक, 4 5 6 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन को, जब हम फाइनल अमाउंट, फाइनल वैल्यू जब हम लिखते हैं। ये बताया तो थे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो फाइनलाइजेशन ऐसे करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो ये तो आ गए भाई मेरे पास में ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स राइट डाउन देयर कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर कैसा है तुम्हारे हैं, फिर से ठीक नहीं है? तुम्हारी बात थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हम एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं बेटे इनका कैरेक्टर कैसा है। अरे नाइट्रोजन कैसी होती है भाई, बड़ी खराब सी होती है। किसी की तारीफ भी कर लिया करो, नाइट्रोजन ने किसी का बिगाड़ा तुम्हें से? तो नाइट्रोजन कैसी होती है बेटे, नॉन मेटल। दिस वन इज नॉन मेटल। फास्फोरस कैसा होता है, नॉन मेटल। फास्फोरस भी कैसा होता है बेटे, नॉन मेटल। आर्सेनिक कैसा होता है, मेटलॉइड। दिस वन इज मेटलॉइड, MtLd मेटलॉइड। तो ये एंटीमनी कैसा होता है बेटे, MtLd मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड। और ये बिस्मथ कैसा होता है? वैसे तो मेरा मन इसको मेटलॉइड लिखने का ही करता है, बट हमें सरकारी ज्ञान लिखना है ना, तो सरकारी ज्ञान के अकॉर्डिंग दिस वन इज मेटल। आ गया? अच्छा, अब जब हमारे पास में कोई भी नॉन मेटल होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होती हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स, अगर तो उसमें d ऑर्बिटल नहीं है, हेलो, अगर तो उसमें d ऑर्बिटल नहीं है, तो जब d ऑर्बिटल मैंने काटा मार दी, है ही नहीं जी d, तो मेरे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है, माइनस वैलेंसी से प्लस पॉजिटिव वैलेंसी तक। लेकिन अगर उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मेरे एग्जैक्ट शब्द मैंने क्या बोले, कोई मुझे बताएगा, बताओगे क्या मैंने क्या बोला? अगर उसमें d, तो ये, और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर उसमें d ऑर्बिटल है तो क्या आएगा, माइनस वैलेंसी टू प्लस पॉजिटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों में फर्क पड़ गया। यानी कि हमारे पास में ये क्या, नॉन मेटल, क्या इसमें डी ऑर्बिटल है? क्या 2d होती है? 1d भी नहीं होती, 2d भी नहीं होती, तो मेरे पास में d है ही नहीं। तो नाइट्रोजन में क्या आएगा बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से लेकर कहां तक होगी, -3 से लेकर +3। क्या इतनी बात समझ आ गई? इससे अलग आयन नहीं बन सकते। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई? इसमें हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है तो उसमें सारी वैरायटी पॉसिबल हो जाती है, तो इसलिए यहां पे हम +4 भी लगाएंगे, +5 भी लगाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन प्योर ऑक्सीडेशन स्टेट, वर्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दीज आर वर्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कौन सी है ऑक्सीडेशन, ये वर्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो मैंने तो आपके सामने जिक्र कर दिया, दूसरे लोग तो आपके सामने जिक्र भी नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और वर्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज अ चार्ज ऑन एनी एटम,
जब वो कंपाउंड बनाएगा उसके सारी चीजें अलग कर दोगे तो जो आयन बनेंगे उस पर चार्ज बता दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे लिखता हूं MgCl2, ये भैया कौन कौन से आयन देगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। जब मैग्नीशियम अकेला हो गया, हमने बाकी सारे एलिमेंट को इसके हटा दिया, जो भी थे सब हटा दिए, तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज बचा? +2, राइट। अब नाइट्रोजन जो होगा वो इस तरह से कभी आयन बनाएगा ही नहीं। अब नाइट्रोजन जो होगा इस तरह से कभी कंपाउंड बनाएगा ही नहीं, तो उसके कंपाउंड कैसे रहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड वाले, NO N डबल बॉन्ड O एरो O, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O एरो O। तो उसका कोई भी व्हाट आई मस्ट से कि उसका कोई भी फ्री आयोन नहीं होगा। जब उसका कोई फ्री आयोन नहीं है तो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ना, इमेजिनरी हो गया। तो दैट्स व्हाई आई सेड वर्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने नहीं कहा कि नाइट्रोजन का +5 का आयन बनेगा, आयन नहीं मिलेगा। वो हम जुगाड़ लगा के जो कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन के बेसिस पे नाइट्रोजन कैसे +5, बट लेकिन ये कभी भी आपको नाइट्रोजन +5 नहीं देगा। क्या बात समझ आ गई? ये फ्री कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसे क्या बोला? वर्चुअल वाला। क्या बात समझ आ गई? नाउ अब इधर आ जाओ, फास्फोरस। क्या फास्फोरस में डी ऑर्बिटल है? कौन बोला नहीं है? कौन बोला है? अरे इसमें 3D 0 है ना। अब उधर लिखने की जगह नहीं थी तो मैं इधर लिख दिया, चलो इधर ही कर देता हूं मैं। तो इसमें 3D 0, मैंने ये तो नहीं कहा था कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन हो, मैं तो ये बोला था कि डी ऑर्बिटल है या नहीं, हाँ या ना। तो क्योंकि ये डी है तो अब मेरे पास में इसके आयन बन जाएंगे और मेरे पास में मेरे को मिल जाएगा -3 से लेकर +5। +6 कभी नहीं होगा, 6 नहीं आएगा। क्या बात समझ आ गई? 5 बस, ज्यादा नहीं। हाँ भाई, ऑर्सेनिक क्या इसमें डी है? 4D 0। मेटलॉइड कौन होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच की चीज, तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी भी तो होगी, तो ये भी -3 to +5। ये मेटल की तरह भी बिहेव करेंगे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करेंगे। ऐसे ही मेरे पास में यहां पे भी आ गया -3 to +5 आ गया। बिस्मथ क्या है? मेटल। अब यहां पे क्या होना चाहिए था? 0 तो खैर सभी में होती है, जब न्यूट्रल बैठा होगा तो 0 हो गया। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे +5। साथ में यहां पर एक बड़ी ही स्पेशल चीज आ जाती है, +3। +3 तो इसमें भी है, +3 तो इसमें भी है, तो इन तीनों का प्लस जो है +3 खास तौर पे, दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ 11th वाला कॉन्सेप्ट। और वो क्या था? +3 क्यों है? हाँ बिल्कुल, किसने बोला? जल्दी बोलो, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनकर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगले पेज पे लिखता हूं इसको, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई। अपन लोग क्या लिख रहे हैं बेटे? हमारे पास में न्यू टर्म है जो हमने पढ़नी है, एंड दैट वन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। Anyone who want to tell me anything, something about inert pair effect? तुम बताओ। inert pair effect। हाँ भाई बताएगा? बता दे। हाँ भाई लड़के, चश्मे वाले लड़के। हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉन को? और बैठो जरा, पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा पता है? मैंने लिखा इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, शरीफ, भोला भाला, मेरी तरह, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी से, तो इनर्ट। पेयर किसको बोलते हैं? जोड़ा। तो इफेक्ट तो हम रीजन वाली बात करें कि इसका आउटकम ये रहा। तो हमारे पास में कौन है भाई? इनर्ट पेयर। तो यानी कि अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है बेटे? रिलक्टेंस उत्तरी। एक तो ये शब्द स्टार्ट ही है गुरुजी सर हमारे ये थोड़े से
ऐसे वर्ड से कहते हो जो समझ में आना बंद हो जाता है हमारे को। तो रिलक्टेंस, ये रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस क्या होता है? नखरा। नखरा कौन करता है? यहां पे तो खैर लड़के भी करते हैं तो लड़कियां भी करते हैं, छोरे भी करते हैं तो छोरी भी करते हैं, तो लेकिन यहां पे क्या है? शरीफ वाला, साधारण अच्छा वाला नखरा, तो शरीफ वाला, फॉर्मेलिटी के वाला। तो यहां पे क्या आएगा? रिलक्टेंस, बोले तो नखरा। रिलक्टेंस ऑफ, नखरा ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स। किसका नखरा है भाई? NS के 2 इलेक्ट्रॉन का, पेयर का नखरा है, जोड़ा। पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं या 3 होते हैं? 2 ही होते हैं ना? 3 लोगों का पेयर होता है क्या? 6 लोगों का पेयर होता है क्या? पक्का? हाँ, ये हर जगह पे चिपक जाता है तुम्हारा। है जी। तो रिलक्टेंस ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट in chemical reaction, to participate in chemical reaction। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ आ गई। एक बार फिर से समझाऊंगा। वो क्या है? क्या कह रहा भाई? नखरा है ये NS2 इलेक्ट्रॉन्स का। कब है भाई? क्यों है? क्या होगा इस नखरे से? कि ये भाव खा जाएंगे, भाव बढ़ा देंगे। मैं नहीं कर रहा रिएक्शन, जा, मैं नहीं सुना रहा डेफिनेशन, क्या कर लोगे? राइट। तो ये क्या कर रहा है? मैं नहीं जा रहा केमिकल रिएक्शन में। तो नखरा है NS2 इलेक्ट्रॉन्स का टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अभी होता क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग पावर ऑफ। रीजन क्या होगा इसका? रीजन पुअर शील्डिंग पावर, पुअर शील्डिंग पावर ऑफ D10 और ना एंड और F14। जरा पिछले पेज पे चलते हैं। अरे देखो यहां पे कौन है? D10, इसके D0 है, इसका D0 था फास्फोरस का। तो फास्फोरस में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा, तो उसमें नहीं लिखा मैंने यहां पे लिखा। हाँ जी, इसमें भी तो D10 है, तो मैंने इसमें भी ये +3 लिखा। कहती बात क्लियर हो गई? अच्छा, ऐसे ही मेरे पास में D10 तो यहां पे भी है। अरे यहां पे तो F14 भी है, F14 भी है, D10 भी है। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या आ गया बेटे? इधर तो भैया +3, तो डबल टिक का मारना चाहिए। पक्का? अच्छा, एक बात बताओ, क्या था इनर्ट पेयर इफेक्ट? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में होता है आपस में, है नखरा। नखरे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। किसके नखरे हैं? NS2 के। यानी कि ये रहा NS2। कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये जो S2 के इलेक्ट्रॉन है, ये जो S2 के इलेक्ट्रॉन है, ये जो S2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इनका क्या नखरा है? मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं सुना रहा। ऐसी तो है, मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो कौन करेगा? ये है ना O3। अरे ये तो गलती से देखो किसी ने ठीक नहीं करवाया, 6p3 था, सबने 2 लिख दिया। भाई साहब ने 2 चिपका रखा है। हे भाई, मिस्टेक कर भाई, कॉपी पेस्ट। 1 2 3 4 5 ओके, एक आधे को नहीं किया ना, माफ कर दो। हाँ जी, तो 6p3, तो ये क्या गया? 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज कितना बचेगा? +3। तो इसलिए यहां पे क्या आया? +3। इसलिए यहां पे हमने किसकी बात की? +3 की। यहां पे हमने क्या बात करी? +3 की। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ जी, मेरे पास में कौन कौन था? मेरे पास में था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये कहां से आ गए? हम तो अगले ग्रुप की बात कर रहे थे। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हाँ, हम तो इनकी भी बात नहीं करते, हम और अगले की बात कर रहे थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यही तो है, हम तो इसकी बात कर रहे थे। अरे
इनमें कौन था? NH2NP3 पक्का। ये ऑर्सेनिक में कौन आया? 3D10। इसमें कौन आया? 4D10। इसमें कौन आया? 4F14 भी आया, 5D10 भी आया। ये इसी में नहीं, ये इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीन में, ये वाली लाइन में कौन आया था? 3D10। इनमें कौन आया? 4D10। इसमें कौन कौन आया? इसमें कौन कौन आया? इसमें आया 4F14 एंड 5D10। क्या इतनी बात समझ आ गई? अरे इसका मतलब यहां पे जरा ध्यान से देखो, यहां पे डबल रख रहे हैं नीचे वालों के। इनके तो नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए। F भी है और D भी है, तो इनका इलेक्ट्रॉन तो भाई कतई नहीं आएगा रिएक्शन में। मैं तो डबल डबल नखरे, मैं नहीं आ रहा। डबल भाव बढ़ा दिए इसने, डबल कर दिए, है ना। उन्होंने भी भाव बढ़ा दिए थे। हाँ जी, इसमें क्या था? इसमें क्या आएगा? 3D10, 4S2, 4P1। तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन में आएगा, और इसको रोकने के लिए कौन है? D10 अकेला। गैलियम के रोकने के लिए क्या है? सिर्फ एक ही है ना, D10। इसमें भी तो 4D10 आया। तो यानी कि इनमें, इन तीन में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन रेट है? 1 और 3। इन तीन में कौन कौन होगा? ये होंगे कौन से? NH2, NP2। तो ये आएंगे भैया कौन से वाले भैया? +2 वाले एंड +4 वाले। और ये कौन से होंगे? इनके बैलेंस में कौन से? 3 और ये 2 नखरे करेगा, कभी कर पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा। तो 3 तो भैया डाउट, 3 तो हमें को पता ही है, और 5। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो इन 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? नीचे वाले में। क्या इतनी बात समझ आ गई? ये ज्यादा होने का क्या मतलब है? यानी कि मैं अगर अपने इस बिस्मत की बात करूं, पहले अगर मैं इस बिस्मत की बात करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं यहां पे। हाँ जी, जो मेरे पास में बिस्मत है, बिस्मत में क्या हो जाएगा बच्चे? तो बिस्मत में Bi3+, Bi5+, कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? 3 वाला, क्योंकि ये 2 इफेक्ट होगा ना। कौन से? F भी आ गया और D भी आ गया। ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। क्लियर हो गया? जब वो गए नहीं, और अगर चले भी गए तो जाके वापस आ जाएंगे। कहती बात क्लियर हो गई? तो जब ये जाएंगे नहीं तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी? जाएंगे नहीं तो ये स्टेबल हो गया। तो 5 फॉस्फेट से ज्यादा स्टेबल कौन है? 3। और अगर ये बन भी गया तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 में। यानी कि ये केमिकल क्या रोल प्ले कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या रोल प्ले करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? अगर ये बन भी गया तो वापस 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे? बिस्मत 3+ में। तो ये कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा इधर आ जाओ, इनमें 2 और 4 है, तो यहां पे क्या बनेगा बेटे? Pb+2, Pb+4। ज्यादा स्टेबल कौन? +2। क्योंकि यहां पे क्यों? क्योंकि डबल डबल है। वो 2 के इलेक्ट्रॉन को, NH2 के इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। चले भी गए तो वापस बुलाएगा, ना जा सैया, छुड़ा के भैया वापस बाहर आ जा। राइट, खींच लिया सैया, तू जाएगा कैसे बेटे? पकड़ के रख लिया। तो अगर चले भी गए तो ये वापस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? याद रहेगा, इस एक फंडे के ऊपर बेस्ड है हमारे इन्वर्टर्स की बैटरीज। जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उसमें 2 अलग अलग मेटल यूज नहीं करते। व्हाट डू वी यूज? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड। जो लेड बैटरी होती है ना, वो बैटरी नहीं होता ट्रक वाला, इन्वर्टर की जो बैटरी नहीं होती, भारी हिलती नहीं हम लोगों से। वो क्या होता भैया? उसमें होता लेड एंड PbO2। ये PbO2 में कितना ऑक्सीडेशन रेट हो गई? +4। ये कितना हो गया बेटे? 0। ये भी Pb+2 में कन्वर्ट होएगा, और ये भी +2 में कन्वर्ट होगा। दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं? +2 में, सेम चीज में।
लेड सल्फेट बन जाता है। कहती बात समझ आ गई? दो अलग अलग मेटल यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज बैटरी में क्या होता है, अलग अलग मेटल, एक कम रिएक्टिव और एक ज्यादा रिएक्टिव, दोनों का आपस में इलेक्ट्रॉन का हेर फेर करते रहते हैं, ऐसी तो होता है। लेकिन इन्वर्टर वाली में क्या होता है, दोनों तरफ लेड है, एक में 0 है और एक में +2 है। कहती बात समझ आ गई? मैं ये बात मान लेता हूं कि आपको समझ आ गई, मानने में क्या जा रहा है, लेट अस अज्यूम। हाँ जी, ये इसमें क्या आएगा, थेलियम में +1 +3, तो यहां पे आया मेरे पास में थेलियम +1 थेलियम +3, कौन ज्यादा स्टेबल, +1 ज्यादा स्टेबल। तो ये केमिकल क्या रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या इतनी बात समझ आ गई? ध्यान रहेगा, ये क्यों हो रहा है बेटे, इनर्ट पेरिफेट के चक्कर में हो रहा है। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है गैलियम, इंडियम, थेलियम। गैलियम में +1 से ज्यादा स्टेबल होगा गैलियम +3, इंडियम में +1 से ज्यादा स्टेबल होगा इंडियम +3, थेलियम में +1 ज्यादा स्टेबल होगा थेलियम +3 से। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनर्ट पेरिफेट तो तीनों में था, इनर्ट पेरिफेट की वजह से नहीं, इनर्ट पेरिफेट तो तीनों में है, बट सबसे ज्यादा किसमें, लास्ट वाले में सबसे ज्यादा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा स्टेबल होगी। ये मैंने जो लिखा है, दिस वन इज, जो मैंने लिखा है वो क्या है बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हाँ जी, ये आ गया गैलियम, इंडियम, थेलियम। अगला इसका पड़ोसी कौन हो गया, जर्मेनियम, टिन, लेड। हाँ जी, इसमें आ गया +2 +2 +2, जर्मेनियम +4 Sn +4 Pb +4। ज्यादा स्टेबल कौन, टॉ टॉ और ये उल्टा। क्लियर? आगे बात करते हैं बेटे। मेरे पास में ये तो बचपन की बातें हो गई, ये दोनों ग्रुप बचपन में चले गए हैं, वो तो अभी जो बात कर रहा था उसी के साथ में मैंने इनको भी साथ में लपेटे में ले लिया, ये रिवीजन हो जाएगी। तो अगला मेरे पास में आज का एलिमेंट कौन सा जो हमने पढ़ना है, ऑर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये आ गया +3 +3 +3, ये आ गया ऑर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, बिस्मथ +5। स्टेबिलिटी +5 की दादा, +5 की दादा। ये इस बात का एक मतलब और है, इस बात का एक मतलब और ये भी है कि ये दोनों ये 2 2 2 6 ये कम स्टेबल है, ये हायर में कन्वर्ट होना चाहेंगे, ये कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई में कन्वर्ट हो जाएं, ये अपने बड़े भाई में कन्वर्ट हो जाएं, ये अपने बड़े भाई में कन्वर्ट हो जाएं। इसका मतलब ये नीले गोले, ये 6 2 2 2 6, दीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये तीनों के तीनों कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये लाल वाले, हाँ जी, ये लाल वाले, ये बड़े भाई, बड़ों में बड़े वाले ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लाल वाले, ये तीनों के तीनों कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ना ना ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, इनके हम बेइज्जती नहीं करेंगे, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये छोटे मोटे नहीं है, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर दें कुछ कुछ कंडीशन में, तो क्लोरीन को तो यूं ही चुटकियों में कर देंगे, क्लोरीन तो ऐसी इनके सामने टिकती नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फ्लोरीन को तो मैं थोड़ा भावना में आके बोल गया, फ्लोरीन को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लोरीन तो इनके सामने कुछ नहीं है। कहती बात समझ आ गई? ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, नोट कर लिया? तुम तो फोटो शूट हो गए, ए भाई मेहनत कर लो, पता चले उड़ गया वो। हाँ, अब मैंने याद दिलाया तो कर लिया, साथ साथ में नोट कर लिया, फोटो शूट कर लिया करो। चलो ओके, बाय द वे कैमरे के अंदर शूटिंग भी चलती है हमारे यहाँ। ओके, फीस भर दी तुमने? पूरी भर दी?
अच्छा पता ही नहीं है तो फिर क्या होगा बताओ। देखो दो कंडीशन में बंदा नहीं देता, या तो पूरी फीस दे दी हो या फिर बिल्कुल नहीं दी हो। बिल्कुल नहीं देंगे तो भाव नहीं देंगे, पूरी होगी तो भी देंगे। अब और तो आने नहीं, चल छोड़ा मजाक कर रहा हूँ, मिल जाएगा ऊपर। चलो अब आगे बात करते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। नाउ अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, इनकी अकरेंस कैसी कैसी होती है। तो अब मेरे पास में होता है अकरेंस। अरे नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन को तो गैस की प्रॉब्लम है, N2, वो तो N2 है, राइट। अच्छा दूसरा एज एमोनिया। सबसे मेजॉरली हमारे पास में नाइट्रोजन कैसे होता है बेटे? एमोनिया की तरह से होता है। और कैसे होता है बेटे? यूरिया। और कैसे होता है बेटे? यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक एक्सट्रीशन है ना। आगे बात करेंगे। नाउ यूरिया की स्मेल कैसी होती है? यूरिया की कोई स्मेल नहीं होती, यूरिया की कोई भी स्मेल नहीं होती। फिर ये जो इतना लोग सुसु करते फिरते हैं तो स्मेल आती रहती है, तो सुसु से तो यूरिया निकलता है ना। तो बताओ इसकी स्मेल कैसी होगी? फिर यूरिया की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। यूरिया की ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस एमोनिया, तो आपको वो एमोनिया की स्मेल आती है। तो सुसु की स्मेल इज एक्चुअली एमोनिया की स्मेल। है छी गंदी गंदी बातें करते हैं। अच्छा आगे बात करेंगे। तो दीज एग्जिस्ट एज नाइट्रेट्स, NO3 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव, साइनाइड्स, थायोसाइनाइड्स। ये थायोसाइनाइड से याद आया, दिवाली आने वाली है, तुम लोग पटाखे बजाओगे? नहीं, हम लोग तो पोल्यूशन फ्रेंडली बनाते हैं, सॉरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। पोल्यूशन फ्रेंडली क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। हाँ पटाखे फूटते नहीं, 2 साल से छोड़ दिए। क्या हो गया 2 साल से? किसी ने डस्ट तो नहीं दिया क्या? वो अच्छा फुलझड़ी जलाते होंगे हम तो फुलझड़ी जलाते होंगे। हाँ ये फसलें जलाते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता। चलो अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन का एक बहुत ही मस्त चीज, एक टिक्की होती है, छोटा सा पीस होता है, उसे आग लगाओ सांप से निकलने लग जाते हैं, राइट। हाँ क्या करो, इतना सा होता है वो, इतना बड़ा बड़ा सांप से निकलने लगते हैं, इधर से कोई किधर कोई किधर किधर किधर, राइट। सबसे ज्यादा पोल्यूशन अगर फैलाता है ना तो वो फैलाता है। वो बना किससे होता है? मरकरी थायोसाइनाइड, यही वाला, इसी का भाई है वो। इसको देख के मुझे अचानक उसकी याद आ गई। मरकरी SCN होल ट्वाइस, दैट वन इज दिस। इसके साथ में थोड़ा सा कार्बन वार्बन मिक्स कर देके थोड़ा सा और पतला कर देते हैं, क्योंकि मरकरी का कंपाउंड है ना, आया। तो दिस इज मरकरी थायोसाइनाइड। चलो ये आ गए नाइट्रोजन के भाई लोग। अरे ये फास्फोरस कैसा होता है? फास्फोरस बताओ भैया। फास्फोरस होता है P4, फास्फोरस होता है P4N, फास्फोरस होता है P4। P4 कौन से कलर का होता है? ये जब ताजा ताजा होता है तो ये क्या सा होता है? वाइट कलर का। फिर ये ब्रश नहीं करता, फिर ये पीला पड़ जाता है। तो क्या होता है बेटे? पहले वाइट, और फिर जैसे ही आपने इसे टाइम दिया, कुछ टाइम रख दिया, ब्रश किया नहीं इसने, तो ये येलो हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? असली बम पटाखे बजाने में काम आता है। असली बम कौन से वाले है ना, जो अमेरिका ने पाकिस्तान और अफ्रीका और पता नहीं कहां का फेंक, अफ्रीका में कब फेंके, ये ईरान इराक में जो फेंकता रहता है, हो जाती है ज्योग्राफी थोड़ी सी गड़बड़, आसपास में ही है। ये सब तो हाँ देख के लग रहा है उसको। चलो अगला आ गया भैया मेरे पास में रेड फास्फोरस। ये रेड फास्फोरस कैसा होता है? ये रेड फास्फोरस यूज करते हैं माचिस में, रेड फास्फोरस यूज करते हैं माचिस में। नॉट एग्जैक्टली यही कि रेड फास्फोरस डाल दिया, अभी बताने लगो, 1 मिनट में बता रहा हूं। हाँ भी फिर से
हाँ, 1-2 मिनट के बाद बताऊं। आजकल यही वाले जो तुमने अभी बात छेड़ी ना कि किसी माचिस को जलाएंगे तो लाल रोशनी निकलती है, किसी में जलाते पीली निकलती है, किसी में जलाते तो ज़्यादातर में पीली निकलती है, और फिर अगर करते किसी किसी में हरी भी निकलती है ना। वो एक्चुअल में थर्मल ग्रेविमेट्री जो आज ही मैंने ड्रॉपर बैच में कराया था, ये सॉल्ट्स ऑफ नाइट, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया, 1 मिनट ये वाली बात हो जाए फिर मैं ये वाली बात कर देता हूँ, है ना, वो मिक्स हो जाएगा अदरवाइज टॉपिक। हाँ भाई, और कौन सा कलर होता है बेटे, सारे कलर होते हैं फास्फोरस के अंदर। फास्फोरस में सारे कलर होते हैं, नीला गुलाबी, हरा नीला गुलाबी पीला, जो आपको याद हो। कौन कौन सा रंग याद है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वॉयलेट, रेड तो हमने कह दिया, तो रेड, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, महरून। वो रेड में थोड़ा सा ही काला वाला मिक्स है तो महरून भी बन जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। महरून कैसे लिखते हैं, छोड़ो, भाग जाते हैं। हाँ, तो अब क्या चीज होगी, ये क्या होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ P4। लीनियर पॉलीमर होता है P4 का। इट इज कम रिएक्टिव है, ये बिट लेस रिएक्टिव। ये व्हाइट और येलो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, व्हाइट और येलो तो हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव कैसे भैया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही इनको आग लग जाती है। ऑक्सीजन देखे नहीं कि जल गए, ऑक्सीजन से जल जाते हैं, दे जस्ट बर्न। तो जेलस वाला जलना नहीं है, ये बर्न वाला जलना है ना। हाँ जी, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, अभी थोड़े दिन पहले वो कहां पे बम धमाका हुआ था, पूरा शहर तबाह हो गया। हाँ, अजीब सा नाम था उसका, बी से था। बहरीन नहीं, बहरीन कुछ ऐसा कुछ नाम था, मेरे को भी अचानक ध्यान नहीं आया। तो हाँ, फिर से बोलो। तो उसमें क्या थे, बड़े बड़े एक्सप्लोसिव, वहां पे आग लग गई। 1991 92 99 97 या 99 1997 96 97 एमपी के पास में, जैसे इंडिया के भी तो औजार वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग भी तो हथियार वगैरह रखते हैं, तो वहां पे हमने हथियार रखे हुए थे। तो वहां पे किसी से फास्फोरस गिर गया, थोड़ा बहुत गिर गया होगा, एक ड्रम भर के, उससे लग गई आग। तो पूरी फैक्ट्री जिसमें जो आर्म्स रखे हुए थे, मिसाइलें बम वगैरह, सब में आग लग गई। तो तकरीबन 20 किलोमीटर का रेडियस के लोगों को वहां से फौरन भगा के दौड़ा के खाली कराया गया। गेटिंग, मतलब कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो ये यूं ही बात थी कि यहां से मिसाइल निकले, वहां पे ऐसे ही फट गई। तो वो तो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर जा सकती थी, बट इतनी दूर का एरिया साफ नहीं करवाया जा सकता, खाली नहीं करवाया जा सकते अचानक। कहती बात समझ आ गई। तो कितना धमाका हुआ था, तो वो क्यों हुआ था, बिकॉज थोड़ा सा येलो फास्फोरस पानी में से गिर गया। कहती बात समझ आ गई। पानी में से गिर गया, क्या क्या मतलब है, क्योंकि फास्फोरस को कहां पे स्टोर करते हैं, वाटर में। तो फास्फोरस की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, तो वो पानी पे तैरेगा। अगर उसकी डेंसिटी कम होती तो मेरे पास में फास्फोरस तो ऊपर तैरता ना, तो यहां पे तो जल जाता ना ऑक्सीजन से, तो यानी कि वो पानी पे तैरता तो नहीं होगा, तो पानी से डूब जाता होगा। तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि फास्फोरस की डेंसिटी कैसी हो गई, पानी से ज्यादा। तो ये तीनों फॉर्म जो हैं, चारों फॉर्म जितनी भी हैं, डेंसर देन वाटर, डेंसर देन वाटर। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? तभी तो उसको पानी में स्टोर करते हैं, तभी तो उसको पानी में स्टोर करते हैं।
लेकिन सोडियम को तो पानी में स्टोर नहीं करते, केरोसिन में करते हैं, क्योंकि वो पानी से हल्का होता है और पानी से रिएक्शन कर जाता है। इसका मतलब ये हो गया फास्फोरस पानी से रिएक्शन नहीं करता। एक बार फिर से बोल, थोड़ा सा हटा के बोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वाटर और पानी को भी मिक्स कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी वाटर पानी को भी मिक्स कर लेते हैं, कभी हम लोग, ऐसा होता है। हाँ, वाटर को, अल्कोहल को और इथेनॉल को मिक्स किया, 3 चीजें मिक्स की। हाँ हाँ, लग जाती है। शाम को जाइयो घर पे, तो अपने घर मत जाइयो, पड़ोसन सहेली के घर चली जाइयो, उसके में होगी, तो वहां से थोड़ी सी निकाल के आग लगा के देखियो लगती कि नहीं लगती। यार अल्कोहल जो है, दारू जो है, इतने लोग घरों में आग लगा देते, तो अल्कोहल में आग नहीं लगेगी? उसमें इथेनॉल होता है। अब बल्कि तो कोरोना काल में तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। सैनिटाइजर 72% इथेनॉल। क्या ढंग का लो ना, सस्ता क्यों ले रहे हो? सस्ता नहीं लेने का, ब्रांडेड लेने का, जलेगा। अच्छा, एक दिक्कत है ना, ना ये तुमको लग रहा है कि जल नहीं रहा, बेटे इथेनॉल की फायर में फ्लेम नहीं होती, वो कलरलेस होती है। मान लो आपने एक ट्रे ले ली, इसमें आपने इथेनॉल ले लिया। मान लो आपने क्या ले लिया? इथेनॉल। और आपने क्या किया? वही अपना फेवरेट काम, आग लगा दी। राइट, आग लगाना काम है हमारा। ये जी टीवी देखना बंद करो थोड़ा सा ना, और जी टीवी देखना बंद करो। तो इथेनॉल की जो आग होगी, वो याद नहीं रहता, देखो दिखने में चीजें रहते। देख तू तो फिर समझ लेगी, इसको देखना, इसको देखिए भोला भाला लड़का। किसकी बेइज्जती करी थी? ओह हाँ, तो ये जो फायर है, फ्लेम जो है, फ्लेम ऑफ इथेनॉल, फ्लेम ऑफ इथेनॉल। और रुक जाओ, और रात को रट्टा मारा था, तो मैं भूल जाऊंगा, तो ऐसे बात मत क्या करो, लिखने दिया करो पूरा। हाँ, तो फ्लेम ऑफ इथेनॉल इज कलरलेस। तो फ्लेम जो होती है ये दिखाई नहीं देती, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आग लग गई? आज तक कभी किसी को पता चला कि उसकी वजह से कहीं और आग लग गई है? लेकिन फिर भी मान लो आपने, बताओ, नमक छिड़को उसके ऊपर तब दिखाई देगी। तो बेटे मैंने क्या कर दिया, आग लगा दी यहां पे, ठीक है, उसके ऊपर कागज लेके जाओगे ना, तो कागज में आग लग जाएगी। और इसकी आग पेट्रोल की आग जैसी ही बहुत ही ज्यादा तेज तरार हाई टेम्परेचर की होती है। हाँ, नहीं वाली बात ही नहीं है, लड़कियां ने कुछ मानना तो है नहीं। हाँ सुना, चल सुना ले। उसमें पहले से पानी था और पानी मिलाएगी तो कैसे होएगा? अगर तुमने क्या किया, आपने जो नॉर्मल ये देसी अंग्रेजी वगैरह जो शराब आती है, इसमें ऑलरेडी पानी होता है। ये बात तो की थी मैंने उस दिन, आयुर्वेद की दवाइयां और ये सारी चीजें बताई तो थी, मैं समझाया तो था। तो उसमें ऑलरेडी पानी होता है, 50-50 तो मान ही लो, ज्यादा ही है, पानी ज्यादा है। तो उसमें भी आग लगाओगे तो भी आग लग जाएगी, उसको थोड़ा सा मिला के डालोगे तो भी। अरे बियर में भी आग लग जाती शायद, लगा के नहीं देखी मैंने कभी, लेकिन चलो पढ़ते हैं आगे। अब छोड़ ना, करके देख लेंगे। और अगर आग नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मत लगाओ, मिट्टी का तेल डाल लियो। हाँ बोल बेटा। यस, वेरी राइट, अल्कोहल के अंदर भी इथेनॉल होता है। पानी में भी वाटर होता है। यस,
बिल्कुल ठीक। आगे मेरे को लग रहा है पढ़ाई होने वाली है वैसे, है ना? हाँ होता है। वो उसी रिएक्शन के लिए तो पीते हैं। देख बेटा, देख देख देख, हमारे पास में एक छोटी सी बात में इतने से मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा क्योंकि ये हमारे टॉपिक का अभी नहीं है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है? छोटी सी बात, हमारे पास में सबसे छोटा अल्कोहल जो होता है दैट वन इज CH3OH। जो मैंने आपको वो पर्चा दिया था ना जिसमें कंपाउंड के नाम वाम भी याद करने थे एंड ऑल वो सारा दिया था, उसमें सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है वुड अल्कोहल, सबसे आखिरी में होगा, देखियो नीचे या लास्ट में है वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल होता है ये CH3OH। दिस इज हाईली पॉइजनस। जो देसी दारू पीते हैं उसको पॉइजनस, उसको और ज्यादा नशीला बनाने के लिए, और ज्यादा नशीला बनाने के लिए पूरी टंकी में एक ढक्कन डाल दिया करते हैं, लेकिन कभी कभार वो 1.5 ढक्कन 2 ढक्कन डल जाता है, राइट? क्योंकि वो मजदूर को क्या पता है, अरे ये डालने से क्या हो गया, मजा आएगा, लो वो डाला। मसाला थोड़ी ना है जो डालने से कुछ हो जाएगा, तो वो डाला और ये होता है हाईली पॉइजनस। दिस वन इज हाईली पॉइजनस। कहती बात समझ आ गई? जो नॉर्मली अपन लोग अल्कोहल यूज करते हैं, कोई पीने के लिए, कोई हाथ धोने के लिए, राइट? तो वो मेरे पास में जो हम बात करते हैं दैट वन इज C2H5OH। ये है इथेनॉल, एंड यस इथेनॉल ही अल्कोहल होता है। तीसरा अपन लोग कोई एक और हमारे पास में होता है दिस वन CH3CH3CHOH। दिस इज कॉल्ड रबिंग अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड रबिंग अल्कोहल। ये किस काम आता है? अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये कैमरा है, ये बोर्ड है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। कल को जब इसकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, साफ करना होगा तो पानी से नहीं करेंगे, इस रबिंग अल्कोहल से करेंगे। कहती बात समझ आ गई? इस अल्कोहल से हम उसे साफ करेंगे। इससे साफ करने से क्या होता है, ये मिट्टी विट्टी तो डिसॉल्व कर लेगा, इट विल नॉट बी एबल टू डिसॉल्व डाइज एंड पेंट्स। उसके ऊपर जो पेंट से कुछ लिखा होगा ना, वो साफ नहीं होगा। अब सोच के देखो कि आपके पास में एक स्टीरियो है, फिर से बोलो, नहीं वो एसीटोन होता है, दैट वन इज CH3C_O। ये कब बताया? हाँ। तो उसमें ये एसीटोन होता है। नेल पेंट रिमूवर में, नेल पेंट रिमूवर भी 2 वाले होते हैं, जो पुराना वाला जो खुशबू वाला होता है, महक वाला होता है, तो दैट वन इज दिस। क्लियर हो गया? अब क्या चीज हो गई, ये एसीटोन है, ये पेंट को डिसॉल्व कर लेगा, नेल पेंट को, नाखून को नहीं, नेल को नहीं, नेल पे लगे पेंट को डिसॉल्व कर लेगा। क्या बात समझ आ गई? इसको हम साधारण भाषा में स्पिरिट बोलते हैं। ये आ गया। अब ये टोटल आकर 3 कार्बन वाले हैं, 1 2 3। इसको पिया नहीं जाता रबिंग अल्कोहल को, ये सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर देगा, बहुत बहुत खराब, राइट? अच्छा, दूसरा, अगर मेरे पास में कार्बन एम बिकम 6 से ज्यादा, तो ये पानी में घुलना ही बंद हो जाएंगे। अगर कार्बन एटम 6 से ज्यादा हो जाएगा तो पानी में नहीं घुलेगा। तो कितने कार्बन अल्कोहल के पानी में सॉल्युबल होते हैं बेटे? 5 तक। छठा वाला बहुत ही कम सॉल्युबल है। कैसी बात समझ आ गई? हाँ, अरे कार्बन 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 OH, इतने सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया ना। कार्बन की चेंज होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी में सॉल्युबल नहीं होती। याद है साबुन वाला हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट? OH बहुत ज्यादा पानी में जोरदार फोर्स नहीं लगा पाता, तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। इसलिए ज्यादा बड़ा जो होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा? तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे फंडे क्लियर हैं। यही चीज जानना चाहते थे? क्लियर हो गया? अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा क्या होता है वो
यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस के पेड़ देखा, सफेदे के पेड़, सफेदे के पेड़, ये बाहर यूनिवर्सिटी के बाहर लगे पड़े थे सारे। तो क्या होता है सफेदे के पेड़ में क्या होता है, यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, तो उसमें कौन सा तेल निकलेगा, यूकेलिप्टस का, वो ये होता है OH। टोटल ये बीच में आ गए 6 कार्बन, 7 8 9 10, ये टोटल मिलाकर इसमें कार्बन है 10 और साथ में लगा हुआ है OH। ये यूकेलिप्टस का ऑयल है। ऑयल पानी में नहीं घुलते ना, ये कार्बन कितने हैं 10, ये इतना पानी में इनसॉल्युबल है कि भाई इसको हमने अलग ऑयल बोल दिया। सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, पानी ये नारियल का तेल आया, क्या इतनी बात समझ आ गई। ये यूकेलिप्टस ऑयल कैसे निकालते होंगे, जब यूकेलिप्टस का पेड़ सड़ जाता होगा, नारियल जब सड़ जाता है, सूख जाता है, तो उसको निचोड़ के नारियल लिया, उसको जब वो सड़ गया तो उसे हमने, या सूख गया तो उसे पिचकाया, तो उसमें से नारियल का तेल निकल गया। यूकेलिप्टस का कैसे निकलेगा तेल, उसको भी सड़ा देंगे तो उसमें से बैक्टीरियल ग्रोथ के, बैक्टीरियल के चक्कर में वो तेल छोड़ देगा, तो उसको भी जब पिचकाएंगे, निचोड़ेंगे गन्ने के जूस की तरह, तो उसमें से भी क्या निकल जाएगा बेटे, यूकेलिप्टस का तेल निकल जाएगा। कहती बात समझ आ गई। ऐसे ही मिट्टी का तेल कैसे निकालते हैं, मिट्टी को सड़ा देते हैं और फिर उसको दबाते होंगे तो मिट्टी का तेल निकलता होगा, राइट। लॉजिक है। क्या ओके चलो, खैर मेरे को लगा कि ऐसा निकलता होगा मिट्टी का तेल, मैंने नहीं, ऐसी हूं मैं। चलो इतनी बात समझ आ गई, काम की बात पढ़ लें। आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, देख रही वो क्या कह रहा है, क्या कह रही दुनिया, क्या बोला, जल्दी बोली दोबारा। चलो चलो, अरे थोड़ी देर और पढ़ लेते, 15 मिनट पढ़ लेते, 6 बजे छोड़ दूंगा। हो गया। चलो ये तो होगी बात। 9 अब मेरे पास में क्या है, कुछ थोड़ी सी काम की चीज पढ़ लो बेटे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा आज हमने, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 15 मिनट छोड़ूंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक तो बता लेते, चलो आगे पढ़, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ बेटे, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बातें कर ली। अब हम लोगों ने क्या करना है बेटे, अब इनकी, हाँ जी, अकरेंस ऑफ फास्फोरस, वो हम बात कर रहे थे, अकरेंस ऑफ फास्फोरस। अकरेंस ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस मेनली एक्ट एज, मेनली एग्जिस्ट एज फॉस्फेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बेटे, फॉस्फेट्स।
फॉस्फेट रॉक्स, ये पत्थरों में मिलता है, फॉस्फेट रॉक्स में। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास में, पॉइंट नंबर 2, Ca3P2 में फॉस्फाइड्स। ये क्या होते हैं बेटे, फॉस्फाइड्स। फॉस्फाइड्स में, ये फॉस्फाइड्स का क्या यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड इन होम सिग्नल, यूज्ड इन होम्स सिग्नल। अब ये होम सिग्नल कहां पे यूज होते हैं बेटे, समुद्रों में। ये समुद्र में हम इसको कैसे यूज करते हैं बेटे, अब सोचो समुद्र में सबसे क्या चीज है जो बड़ी कॉमन सी है, समुद्र में 2 चीजें हैं, एक खारा पानी, बंदा अपने टारगेट की बात कर लेता है हाँ, तो अब क्या चीज आ गई, तो समुद्र में 2 चीजें तो बड़े आराम से पाई जाती हैं, एक खारा पानी, खारा पानी को समुद्र बोलते हैं एक तरीके से। पॉइंट नंबर 2, वहां पे आराम से मिल जाते हैं तूफान, हवाएं चलती रहती हैं, राइट। ये 2 चीजें बड़े आराम से वहां पे अवेलेबल है। और खास तौर पे समुद्र में मुसीबत ही तब आती है जब तूफान आता है, तो राइट, बाकी तो जब शांति से चल रहा है तो चल रहा है। या दूसरी मुसीबत तब आती है जब शार्क आती है, या तो शार्क आ जाए या फिर तूफान आ जाए, राइट। तो शार्क को तो एडजस्ट कर लेंगे बड़े बड़े जहाज में बैठकर, बट लेकिन रास्ता कैसे देखेंगे, रात के टाइम पर, अंधेरे के टाइम पर। टाइटैनिक हुआ था, टाइटैनिक में क्या हुआ था भाई साहब, ऐसा कहा जाता है कि आइसबर्ग से टकरा गया था, बहुत बड़े बर्फ के पत्थर से टकरा गया था, बर्फ से टकरा गया था, ठीक। लेकिन वो तो वहां पे हुआ ग्रीनलैंड वगैरह पे, लेकिन नॉर्मल जगह पे क्या होता है, समुद्र के नीचे, समुद्र की असीम गहराइयों में, समुद्र की असीम गहराइयों में कौन होता है बेटे, यहां पे पहाड़ होते हैं अंदर पानी में। अब ये पहाड़, ये पत्थर दिखाई नहीं देते, ये पहाड़ पत्थर दिखाई नहीं देते। होता क्या है भैया, यहां पे पानी है, यहां पे क्या है, पानी चल रहा है, ये समुद्र। अब यहां पे क्या करते हैं वो लोग, अंग्रेज लोगों ने क्या तरीका बनाया, इस जगह पे, पहाड़ की इस जगह पे क्या कर दिया, एक बक्सा रख दिया। क्या रख दिया, बक्सा रख दिया। क्या बात समझ आ गई। इस बक्से को रख देने से क्या होगा, बक्से में डाल कर दिया छोटा सा छेद, बक्से में क्या रख दिया, Ca3P2 प्लस इस बक्से के अंदर क्या चीज डाल दी बेटे, इस बक्से के अंदर डाल दिया, ये कुछ केमिकल डाल दिए, कुछ केमिकल डाल दिए। ये केमिकल क्या है, दिस इज Ca3P2 प्लस CaC2। ये CaC2 क्या होता है, कार्बाइड, गैस वेल्डिंग में जो यूज होता है, कार्बाइड जानते होंगे आप लोग, फल पकाने के काम आता है, केले पकाने के, पपीता पकाने के काम आता है, मालूम है ये। तो ये क्या होता है भैया, कैल्शियम कार्बाइड। वो कहते हैं ना, ये फल तो कार्बाइड लगा के पकाया हुआ है, तो कार्बाइड ये रहा। क्या बात समझ आ गई। कुछ फलों को कार्बाइड लगा के ही पकाना पड़ता है, जैसे कि केले हैं, साउथ से आते हैं, अब साउथ से ट्रक में भर के लेकर यहां तक ला रहे हो, तो पका हुआ केला तो फिस जाएगा, नीचे के तो एक केला पूरे लेयर ही खराब हो जाएगी, तो वहां से कच्चा केले को इंपोर्ट करते हैं, उधर से उठा के यहाँ पे ट्रक में। पपीता हो गया, पपीते को भी कच्चे में ही उतारा जाता है, वरना पका तो इतना बड़ा हुआ है, अंदर से तो खोखला ही है, जरा सा प्रेशर का सारा पिस गया तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए पपीता और बनाना, इनको तो कच्चा ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उनको जल्दी पकाने के लिए उस पर कार्बाइड लगा देते हैं। क्या बात समझ आ गई। आगे बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें ये चीज आ गई। हो क्या रहा है इसमें ना एक बूंद यहां से छोटा छोटा पानी डालते रहते हैं, एक एक बूंद, दो बूंद पानी यहां से टपकता रहता है। उससे क्या होगा, यहां पे रिएक्शन होती है और गैस निकलती है। यहां पे क्या होता है बेटे, रिएक्शन होती है और यहां से गैस निकलती है। गैस निकलनी शुरू हो गई, पक्का। ये गैस का क्या होगा, हवा में आती, ये जैसे फास्फोरस का तो कंपाउंड है, तो आई टोल्ड यू फास्फोरस वाले कंपाउंड हवा में आती है, आग लगा देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आए तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी बेटे, आग। तो कितनी अजीब सी बात होगी, कितनी अजीब सी बात होगी कि आपने अपनी कश्ती चलानी शुरू करी और आपने देखा पानी में से आग निकल रही है।
राइट, पक्का। अब दिक्कत यह है कि ये जो आग है ये कब तक जलती रहेगी? जब तक ड्रम में केमिकल रहेगा, पानी जाता रहेगा। तो बहुत बड़ा ड्रम और बहुत सारा केमिकल और थोड़ा सा छेद की थोड़ी बहुत आग निकलती रहे, क्योंकि आग तो अंधेरे में तो दूर से दिखाई देती है, आग तो अंधेरे में दूर से दिखाई देती है, लेकिन इस आग को तो ये तो बुझ जाएगी पानी डाल के। अरे वो हिंदी पिक्चर का गाना नहीं सुना तुम लोगों ने, पानी जो आग लगाए उसको कौन बुझाए? ये आग तो पानी डालने से लगी थी। पुराने गाने भी सुना करते हैं, है ना। तो अब क्या चीज आ गई? तो अब क्या हो गया? ये आग तो पानी डालने से बनी थी, इसे कोई जलाने वाला नहीं था वहां पे, कोई इसे कोई जलाने वाला नहीं था, वो हवा के कांटेक्ट में ही अपने आप ही आग लग गई, राइट। तो गैस किसकी वजह से पैदा हुई? पानी के डलने से। वो पानी में से ही निकल कर आई, तो पानी उस आग को बुझा भी नहीं पाएगी। मान लो तूफान आ गया और ये आग बुझ गई, किसी वजह से बुझ गई, किसी वजह से आग बुझ भी गई, तो क्या होगा? दोबारा लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। दोबारा क्या होगा? अपने आप लग जाएगी और येलो फ्लेम आएगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? ध्यान रहेगा, पक्का। अब एक और मजेदार बात, एक और मजेदार बात, वो क्या? फास्फोरस से बनता है PH3। PH3 की फ्लेम ठंडी होती है। PH3 गिव्स यू कोल्ड फायर। PH3 गिव्स यू कोल्ड फायर। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। होम्स सिग्नल, राइट, कि होम सिग्नल किससे बना है? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो आज की क्लास तो मोर और लेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर आ गई। टेक्निकल नॉलेज हम लोगों ने कम डिस्कस की, हमने जनरल बातें ज्यादा डिस्कस की हैं। क्या इतनी बात ध्यान रहेगा, पक्का। ये PH3 की जो होती है, ये अगर आग लगी हो, मान लो यहां पे आग लगी हुई है, अब रात को समुद्र में तूफान आ रहा है या कोई भी शिप जा रही है, नीचे पत्थर है, कैसे पता चलेगा? उस पत्थर के ऊपर इन्होंने ड्रम रख दिया, वहां पे आग लगी रहेगी। दूसरे बंदे के दिमाग में आएगा, अबे आग लगी अंधेरे में, कोई अनजान आदमी जो आ रहा होगा वो उस आग के पास तो दूर, आग के पास तो पास जाएगा नहीं, दूर ही रहेगा। तो उसकी खुद की कॉमन सेंस होगी, अबे आग लगी हुई है, राइट। तो कोई अनजान यात्री भी होगा, तो ये काम पुराने तरीके होता है। तो कुछ अब ये सब चीजें, थोड़ा तो GPS आ गया, सब कुछ आ गया, बट पहले ऐसा होता था। क्या इतनी बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था PH3 की। PH3 की जो आग होती है, यहाँ पे फ्लेम लगी हुई है, ये मोमबत्ती टाइप की आग हुई। हम क्या करेंगे? इस आग में हाथ रख भी देंगे ना ऐसी, तो हाथ गर्म नहीं होगा, हाथ को कोई भी जलन महसूस नहीं होगी। यानी इसकी आग, इसकी जो फायर है वो बिल्कुल दिखेगी ऐसे जैसे आग लगी पड़ी है, दिखेगी ऐसे कि आग लगी पड़ी है, बट इट विल नॉट बी बर्निंग योर हैंड। क्या इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनफैक्ट अंग्रेज लोग बोलते हैं कि सीता मैया ने जो अग्नि परीक्षा दी थी, और अगर दी थी और अगर वैसा कुछ हुआ था, तो वो आग Ca3P2 से जलाई गई थी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अंग्रेज लोग कहते हैं ना, हमारी आस्था तो कुछ और ही कहती, ऐसा तो सब कुछ था। क्या इतनी बात समझ आ गई? अरे नो, उनको क्या नहीं पता था, वो उड़ के चले जाते थे, क्या बात कर रहे, कौन पकड़ के लाया था इसको, है ना। ये विदेशी है, ये विदेशी है ये। चलो खैर, मिलते हैं अगली क्लास में।